अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम परासरण दाब, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन, और लास्ट में पढ़ेंगे कि असामान्य मूलक द्रव्यमान तथा वैंट हाफ गुणक के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। और जब स्टार्ट करेंगे तो जरा एक बार फिर से अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। ये वो गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, बट उनकी प्रकृति पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हैं। जैसा कि पहले बताया था, ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लिया है। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, इसको भी पढ़ा था, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किया है। साथ ही साथ हिमांक का अवनमन भी पढ़ा था, न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, वो है परासरण दाब। तो स्टूडेंट्स, परासरण दाब के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि परासरण क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपकी डे टू डे लाइफ से आपने देखा होगा कि जब कच्चे आमों का अचार डाला जाता है तो उसको नमकीन पानी में रखा जाता है, जिससे वो कच्चे आम थोड़े संकुचित हो जाते हैं। जो मुरझाए हुए फूल हैं, अगर उनको वापस से पानी में रखेंगे तो फिर से वो ताजा हो जाते हैं। किशमिश को अगर आप रात भर पानी में रखते हैं तो सुबह तक वो अंगूर के साइज की हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आपने इन सभी घटनाओं में ऑब्जर्व किया होगा तो एक चीज कॉमन थी कि ये सभी पदार्थ एक प्रकार की झिल्ली से घिरे हुए हैं। ये झिल्लियां जो होती हैं वो प्राकृतिक भी होती हैं, जो प्लांट या एनिमल ओरिजिन की होती हैं, या फिर संश्लेषित होती हैं, जैसे कि सेलोफेन। इन झिल्लियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जिसमें से केवल विलायक के अणु ही पास कर सकते हैं, विलय के अणु पास नहीं करते हैं। और इसी गुण के कारण इन झिल्लियों को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है इनको। और स्टूडेंट्स, यदि इसी अर्ध पारगम्य झिल्ली कि दोनों तरफ हम 2 भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन ले लें, या कह सकते हैं कि 2 भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर पृथक किया जाए, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो जल के अणु हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं एसपीएम से होकर। तो इस प्रोसेस को, इस प्रकरण को हम परासरण कहते हैं। चाहे आप 2 भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आप एक तरफ विलयन ले लें और एक तरफ विलायक ले लें और बीच में एसपीएम आपने अगर लगा दिया हो, तो इस केस में भी विलायक के अणु एसपीएम से होकर विलयन की तरफ जाएंगे, और तब तक जाएंगे जब तक एसपीएम के दोनों तरफ की जो सांद्रताएं हैं वो बराबर हो जाती हों। तो इसी प्रोसेस को हम परासरण कहते हैं। अब हम ये देखना है कि जब विलायक के अणु विलायक की ओर से विलयन की तरफ जा रहे हैं, तो उस तरफ अगर हम कोई प्रेशर लगाएं जिससे विलायक के अणु विलयन में प्रवेश ना कर पाए एसपीएम से होकर, तो जितना भी प्रेशर हमें लगाना पड़ रहा है इस प्रवाह को रोकने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पाई है, ये परासरण दाब कहलाता है। और स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एट अ गिवन टेम्परेचर T, परासरण दाब है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाना होगा, जो कि R है। कंसंट्रेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं कि ये मोलारिटी होता है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और R और T को हम एज इट इज ही लिखेंगे। अगेन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपैंड करें तो हम लिख सकते हैं कि पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, और इनटू वॉल्यूम रहेगा जो कि लीटर्स में रहेगा, और R और T न्यूमरेटर में रहेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। और क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो, सिर्फ M2 अननोन हो, तो M2 की यहाँ पे गणना की जा सकती है, दैट इज परासरण दाब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो
इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक प्रोटीन की 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन, दैट इज ये वॉल्यूम दिया है बट सेंटीमीटर क्यूब में दिया, तो उसको हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग विद 1000, और 1000 से डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.200 लीटर्स। इस जलीय विलयन में इतने ग्राम्स प्रोटीन घोला गया, दैट इज W2 की वैल्यू है ये, 300 केल्विन टेम्परेचर है ये, तो T की वैल्यू हो गई। इस विलयन का परासरण दाब ये इतना दिया, दैट इज ये पाई की वैल्यू है, इतना दाब पाया गया है। और प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसमें R की वैल्यू दी है। तो जरा हम फॉर्मूला फिर से लिख लें कि फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम और न्यूमरेटर में R इंटू T। क्योंकि हमें मोलर मास निकालना है तो उसको हम LHS में ले जाएं, फिर हो जाएगा W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V। तो W2 की वैल्यू कितनी है 1.26, R की वैल्यू दी गई है 0.083, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, अपॉन पाई की वैल्यू भी दी है 2.57 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम दिया है 0.200। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 61.022 ग्राम पर मोल। तो ये M2 की वैल्यू हो गई। तो हमने देखा कि कैसे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे हम प्रोसीड करते हैं कि जब हमें किसी बहुलक का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना हो या किसी जैव अणु का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना हो, तो इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लेंगे परासरण दाब विधि। ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए दो रीजंस हैं यहाँ पे। पहला है कि इसमें जो गणना की जाती है वो कमरे के ताप पे की जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे जैव अणु होते हैं जो उच्च टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे वो अस्थायी हो जाते हैं, तो बेटर है कि रूम टेम्परेचर पे उनके मोलर द्रव्यमान की गणना की जाए। दूसरा है कि उनके जो मोलर विलयन में गणना की जाती है ये परासरण दाब विधि में, तो इसका एक फायदा ये होता है कि अगर आप मोलर विलयन ले रहे हैं तो मोलर विलयन से तनु विलयन के लिए भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं। अगर एक कंटेनर लिया है और बीच में आपने SPM लगाया है और दोनों तरफ दो विलयन लिए जिनकी भिन्न सांद्रता है, अब क्योंकि सांद्रता भिन्न है तो उनके परासरण दाब भी भिन्न होंगे, क्योंकि हम ये कर चुके हैं कि परासरण दाब और सांद्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अगर मान लें कि SPM के दोनों तरफ जो आपने सॉल्यूशंस लिए हैं दोनों की सांद्रता भी सेम है और परासरण भी सेम है, तो ऐसे विलयनों को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरी विलयन कहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों की सांद्रता समान हो, ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट हो, तो एक का ज्यादा है, दैट इज पाई1 को हम कह रहे हैं कि उसका मान ज्यादा है और पाई2 मान कम हो गया, तो जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे से अधिक होगा तो उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, दैट इज अति परासरी विलयन। और जिसका कम होता है परासरण दाब दूसरे की तुलना में तो हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और अल्प परासरी विलयन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का अगर हम एक एग्जांपल लें तो स्टूडेंट्स जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस दिए जाते हैं, अंतःशिरा इंजेक्शंस जो दिए जाते हैं वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के साथ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 0.9% NaCl सॉल्यूशन या सैलाइन सॉल्यूशन RBC से आइसोटोनिक होता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं प्रतिलोम परासरण पर। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने सीखा कि विलयन की तरफ जितना भी हम दाब लगा रहे हैं जिससे विलायक के अणु SPM से होकर उसमें प्रवेश ना कर पाए, तो उसको हमने कहा वो परासरण दाब होता है। यदि विलयन की तरफ हम परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दें तो अब प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विलायक से विलयन की ओर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। और ये कब होता है? जब आप प्रेशर लगा रहे हैं ग्रेटर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर
सोल्यूशन साइड पे लगा रहे हैं। प्रतिलोम परासरण को रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं, जिसका अगर हम इनिशियल लें तो RO रिवर्स ऑस्मोसिस, यही घरों में, सबके घरों में ये लगा होता है RO, और जो ये RO है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर ही वर्क करता है, जिससे आपको प्योर वाटर मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एक कंटेनर लिया है, बीच में SPM लगा है, एक तरफ शुद्ध जल लिया है, दूसरी तरफ लवणीय जल लिया है। तो अगर ये सिंपल प्रोसेस हो रही है तो ये शुद्ध जल के जो अणु हैं वो लवणीय जल में प्रवेश करेंगे थ्रू SPM, और तब तक प्रवेश करेंगे जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पाइप जो है प्रेशर लगाया ताकि यहाँ पे लवणीय जल में विलायक के अणु या शुद्ध जल के जो अणु हैं वो प्रवेश ना कर पाए। लेकिन अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा दाब लगा दिया तो अब लवणीय जल में जो विलायक के अणु होंगे वो शुद्ध जल में प्रवेश करेंगे थ्रू SPM, और इसी को हमने क्या कहा, प्रतिलोम परासरण। और इसका एक फायदा वो होता है जहाँ पे जो समुद्र जल बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, पीने के पानी की कमी होती है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस करके प्रतिलोम परासरण करके समुद्र जल का विलवणीकरण करके उसको शुद्ध जल में, पेयजल में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू अननोन सोल्यूट का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना बताया हम लोगों को, किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। तो जब तक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब तक तो ठीक ठीक रिजल्ट्स आ रहे थे। जिस सोल्यूट का या जिस ठोस का आप मोलर मास आप निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, बिल्कुल वही मोलर मास आ रहा था जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक्सपेरिमेंट करके उनका मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब वो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज KCl है, एसिटिक एसिड है, इनके साथ डील कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने पे जो उनका मोलर द्रव्यमान आ रहा था अनुमानित से या तो ज्यादा आ रहा था या कम आ रहा था। तो इसी को कहा गया असामान्य मोलर द्रव्यमान। ऐसे मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य की तुलना में निम्न होते हैं या उच्च होता है तो उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। बट ये चीजें एक्सेप्टेड तो है नहीं, तो इसको करेक्ट करने के लिए वैन टॉप फैक्टर लिया गया I। इसको कैलकुलेट करते हैं कि I इज इक्वल टू सामान्य मोलर द्रव्यमान अपॉन असामान्य मोलर द्रव्यमान। I इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्य गुण अपॉन परिकलित अणुसंख्य गुण। या तीसरा फॉर्मूला है संगुणन दैट इज एसोसिएशन या वियोजन दैट इज डिसोसिएशन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या अपॉन संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की कुल मोलों की संख्या। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि प्रॉब्लम आई तो कैसे आई। हम एग्जांपल लेते हैं KCl का। अगर हम इसका एक पार्टिकल लेके चलें तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डिसॉल्व करने पे हमें इसके 2 पार्टिकल मिलेंगे, K+ और Cl-। तो पार्टिकल की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, जस्ट डबल हो गई। और हमने पढ़ा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मोलर मास। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा विलय कणों के संख्या पर डिपेंड करते हैं। लेके तो हम एक चले थे, लेकिन अगर वो डिसोशिएट करके वो 2 में कन्वर्ट हो गए, डबल हो गई, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो दैट इज उन्नयन आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आएगा वो 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए। तो मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी मोलर मास क्या हो जाएगा, हाफ। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि KCl का मोलर मास आना चाहिए, लगभग उससे हाफ आ रहा था। सिमिलरली जब एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लें तो एसिटिक एसिड के अगर हमने 2 पार्टिकल्स लिए तो ये वाटर में जाके डाइमराइज कर जाते हैं, दैट इज 2 अणु मिलकर एक अणु मिलेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 2 जो है आपस में जुड़ जाते हैं, दैट इज 2 पार्टिकल लेके चले थे एक, यानी कि पार्टिकल्स हाफ हो गए। तो डेल्टा T भी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है मोलर मास से, तो जितना एलिवेशन होना चाहिए था उसका हाफ एलिवेशन हुआ, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, जस्ट डबल, दैट इज मास आना चाहिए था 60 ग्राम पर मोल, ऑलमोस्ट डबल आ रहा है 120 ग्राम पर मोल। और ये वैल्यूज एक्सेप्टेड तो है नहीं, तो उनको करेक्शन टर्म हमें वहां पे लगाना पड़ेगा उनका करेक्ट मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए। तो उसके लिए ही I की आप कैलकुलेशन करेंगे। तो
अब जो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इनसे अगर हमें सही सही मोलर मास डिटरमाइन करना है तो उनके समीकरण को संशोधित किया गया आई लगा के। पहला क्या है, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू I इंटू N2 अपॉन N1 संशोधित हो जाएगा। क्वथनांक का उन्नयन दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एम। हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एम। और विलयन का परासरण दाब दैट इज पाई इज इक्वल टू I इंटू N2 RT अपॉन V। अब यहाँ से I लगा के अगर मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल सही सही फॉर्मूला, जो फॉर्मूले से मोलर मास आता था वही इन फॉर्मूले से भी आएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि सही सही मोलर मास कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है आई लगा के। दैट इज KCl था, वन पार्टिकल लिया जो डिसोशिएट होके K प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो गया, तो वन पार्टिकल्स हो गए। डेल्टा TB तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है मोलर मास से, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई, जस्ट डबल हो गई, 2 आ गया, मोलर मास हाफ हो गया। अब हम आई निकालें अगर इसका, तो आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो थर्ड फॉर्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए 2, बिफोर डिसोसिएशन कितने थे 1, तो आई की वैल्यू हो गई 2। तो अब अगर हम डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M कैलकुलेट करेंगे तो मास हमारा पहले हाफ आ रहा था, लेकिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या I की वैल्यू हमने रख दी 2, तो अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो सही सही मास कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली आप एसिटिक एसिड का देखेंगे तो एसिटिक एसिड के 2 पार्टिकल्स आपने लिए तो वो डाइमराइज करके एक पार्टिकल बना रहा है दैट इज 1। इसका अगर हम आई कैलकुलेट करें तो आफ्टर एसोसिएशन पार्टिकल है 1, बिफोर एसोसिएशन पार्टिकल्स हैं 2, तो वैल्यू आ गई 0.5। तो अब फिर से अगर हम यहाँ पे डेल्टा TB दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मोलर मास, तो पहले क्या प्रॉब्लम थी, जब हमने आई नहीं लगाया था मोलर मास जस्ट डबल आ रहा था। अब आई लगाते हैं, आई की वैल्यू है 0.5, तो अब जो है मोलर मास सही सही कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई वी आर सेइंग दैट आई इज द करेक्शन टर्म, कि आई को हम करेक्शन टर्म की तरह यूज करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फ्लोरोएसिटिक एसिड के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम में घोलने पर जल के हिमांक में 1.0 डिग्री का अवनमन हुआ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्लोरोएसिटिक अम्ल का वैन टॉप गुणांक दैट इज आई कैलकुलेट करना है और वियोजन स्थिरांक दैट इज Ka कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि यहाँ पे जो फ्लोरोएसिटिक एसिड है, आई निकालने के लिए नॉर्मल मोलर मास अपॉन एम नॉर्मल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फ्लोरोएसिटिक एसिड का पहले फॉर्मूले से जो नॉर्मल मोलर मास है वो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 78 ग्राम पर मोल। अब हम देखेंगे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हमने आई नहीं लगाया है तब उससे क्या मोलर मास आएगा, ऑब्वियसली वो एब नॉर्मल मोलर मास होगा। तो फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W2 और यहाँ पे 1000। तो अगर हमें M2 कैलकुलेट करना है तो M2 को LHS में ले गए, बाकी सब जो है RHS में ले गए और ये डेल्टा TF इंटू W2। KF की वैल्यू क्योंकि पता है कि वाटर है तो KF की वैल्यू होगी 1.86, W2 दिया गया है 19.5 ग्राम्स और ये 1000 अपॉन डेल्टा TF दिया है कि 1 डिग्री का डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में और W2 यहाँ पे W1 होगा, तो W1 हमारा लिया गया है 500 ग्राम्स। तो सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 72.54 ग्राम पर मोल। अब हम आई कैलकुलेट कर लें। आई होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास हमारा 78 आया है, एब नॉर्मल मोलर मास 72
2.54 आया है, इसको सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू आएगी 1.075। अब हम निकालेंगे अल्फा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज वियोजन स्थिरांक के ए निकालना, तो पहले हम अल्फा निकालेंगे। वो फॉर्मूला होता है i-1/n-1। i की वैल्यू हम लिख चुके हैं 1.075 माइनस 1 अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। जब एसिटिक एसिड डिसोशिएट करेगा तो वो दो पार्टिकल्स में होगा, एक फ्लोरोएसिटेट आयन और एक H+ आयन। तो 2 - 1 लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे आंसर आएगा 0.075। ये हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा आ गया तो हम Ka निकालेंगे, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, दैट इज C∝² 1 माइनस अल्फा। C क्या है, कंसंट्रेशन है, दैट इज मोलारिटी। आप इतना वैल्यू अगर आप अलग से कैलकुलेट कर दें तो आपको मोलारिटी पता चल जाएगी, जिसकी वैल्यू है 0.5 आएगी। अल्फा की वैल्यू है 0.075 का आपको स्क्वायर करना है अपॉन 1 माइनस 0.075, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.07 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से आपका Ka की वैल्यू आ गई और यहाँ से आपका I की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो पहले हम रिवाइज कर लें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ा। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से 3 हम पिछली बार पढ़ चुके थे, दैट इज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर हिमांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, देन हिमांक का अवनमन। ये 3 हम पहले पढ़ चुके थे। आज हमने पढ़ा परासरण दाब, और उस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए। साथ ही साथ उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशन होता है, जल शोधन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये क्या होता है, किस वजह से असामान्य मोलर द्रव्यमान आता है, फिर उसे किस तरीके से करेक्ट किया जाता है बाय वैन हॉफ गुणांक। तो इससे आपको करेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि ये सब करेक्ट करने के बाद हमें सही सही मोलर द्रव्यमान ज्ञात होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास वाइंड अप करने से पहले देखते हैं कि आज का क्या होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न विलयनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये 4 विलयन है। पहला है 1 मोलर K4FeCN6, दूसरा है 1 मोलर NaCl, तीसरा है 1 मोलर ग्लूकोज और 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं मोलारिटी यानी कि कंसंट्रेशन सबकी सेम है, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो I से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज को छोड़ते हुए बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी यहाँ पे I का रोल आएगा। तो पहले आप सबका I निकालेंगे, वैन हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उनको उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन कि क्या होगा यदि आरबीसी को निम्न विलयनों में रखा जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि आरबीसी जो है वो 0.9% सलाइन सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक होता है, समपरासरी होता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा सांद्रता वाले विलयन में अगर उसको रख दिया जाए तब क्या आरबीसी पे प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रक्रम होगा वहां पे, और अगर उससे कम सांद्रता वाले NaCl सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है।